नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 31 अगस्त 2025 के लिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है साइंस का। और साइंस में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है एल्केन, एल्किन और एल्काइन। जी हाँ, कल हमने वीडियो दिया था जो कि था यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और उनके वर्गीकरण से। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जो है हम बॉन्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं एल्केन में, एल्किन में और एल्काइन में। तो यहाँ पर आज के कंप्लीट टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन वो मिलेंगे आपको इन एक ही टॉपिक से। तो लगाइए अपना टेस्ट और देखिए कितना स्कोर यहाँ पर आप कर पाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यदि आपके लिए यहाँ पर जो टॉपिक है, सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल एकदम नया है और आप इस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी टच में ना हो, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस वाले टॉपिक से बिल्कुल टच में ना हो, तो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर हम तीनों को समझते हैं ताकि क्वेश्चन आप जब हल करें आपकी समझ में पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट रूप से आप समझ पाए। तो यहाँ पर 1 मिनट में हम इन तीनों चीजों पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम लगाते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो यहाँ पर टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर एल्केन, एल्किन, एल्काइंस जो होते हैं ये तीनों ही क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की प्रमुख श्रेणियां होती हैं। और इनका अंतर जो होता है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड पर आधारित होता है। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार का बंध है उस आधार पर ही इन्हें एल्केन, एल्किन और एल्काइन में बांटा गया है। अब देखिए एल्केन की यदि यहाँ पर बात की जाए कि एल्केन क्या चीज होती है, तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये आपके लिए प्रश्न बनेगा, एल्केन में सभी बंध जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो एन आप प्रत्यय को ध्यान रखिएगा, जिसके नाम के पीछे एन आए वो है एल्केन और उसमें सारे ही बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं सिंगल। इनका फार्मूला जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है इनको पहचानने के लिए। और यहाँ पर CnH2n+2 जो होगा ये इनका फार्मूला होगा। इसकी सहायता से आप किसी भी एल्केन का जो सूत्र है वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी एक यहाँ पर एल्केन बनाना है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या जितनी रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ कार्बन की संख्या 4 रखता हूं, तो हाइड्रोजन की संख्या मुझे कितनी रखनी होगी, जितना कार्बन लिया है उससे डबल यहाँ पर लेना होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर मैं 2 गुणित 4 और प्लस इसमें 2 करूंगा, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 और 2 हो जाती है 10। तो यहाँ पर एक C4H10 यहाँ पर बना ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन जो नाम है वो कार्बन की संख्या पर डिसाइड होता है। एक कार्बन होता है तो मेथ होता है, 2 होता है तो एथ होता है, 3 होता है तो प्रोप होता है और 4 होता है तो ब्यूट होता है, 5 होता है तो पेंटा होता है। और इनकी संख्याओं के साथ इनके नाम में पीछे इसमें एन, इन, आइन जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और एल्केन्स जो होते हैं ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो ये संतृप्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये कहे जाते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, सबके नाम में आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एन प्रत्यय जो है वो लगा हुआ मिलेगा। एन प्रत्यय मतलब कि एल्केन और सभी बॉन्ड उसमें सिंगल। इनकी कुछ खास विशेषताएं होती है, ये बहुत ही स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। और इनका जब हम दहन करते हैं तो दहन करने पर हमें CO2 और H2O मिलता है। जैसे मीथेन गैस को जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 और H2 बनता है। और साथ ही साथ इनके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है वो इनमें अधिक हुआ करती है। ये इनकी कुछ विशेषताएं और इनसे संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर तीनों चीजों को आप काफी अच्छे से समझिएगा। संतृप्त होते हैं, सभी बॉन्ड सिंगल होंगे, साथ में इनका फार्मूला CnH2n+2 और स्थिर होंगे। दहन करने पर CO2H2 बनता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके अंदर अधिक होती है। अब बात की जाती है यहाँ पर एल्किन की। एल्किन क्या होते हैं, तो एल्किन जो होते हैं इनके नाम के अंत में आप प्रत्यय देखेंगे तो यहाँ पर आपको नाम में 6 जो प्रत्यय देखने को मिल रहा है वो इन प्रत्यय है। और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बंध जो होता है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आप बंध देखेंगे तो सारे बंध कैसे होंगे, भले सिंगल हो पर एक बंध जो है आपको डबल वाला जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इनमें
मिलेगा। इनका फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n। जो फॉर्मूला आपने पहले देखा था उसमें से पीछे जो प्लस हमने 2 किया था वो 2 हटा दीजिए, और ये बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मूला। जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, यानी कि अब हम यहाँ पर C4 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 10 ना होकर के यहाँ पर हो जाती है इसमें 8। यदि मैं C3 लूंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 6। ये इस प्रकार से ये फार्मूला इनमें रहेगा। ये कार्बन जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन्हें हम कहते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे तो इनके उदाहरण में आप देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। अब ये क्या होते हैं, रासायनिक रूप से इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो ये एल्केन से ज्यादा सक्रिय होते हैं, उससे ज्यादा एक्टिव होते हैं डबल वाले। अब इनमें जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, और साथ में इनका उपयोग जो है औद्योगिक रूप से प्लास्टिक, अल्कोहल आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरे टाइप्स के यहाँ पर देखते हैं तो वो होते हैं अल्काइंस। और अल्काइंस जो होंगे इनके नाम के पीछे इनमें क्या देखने को मिलेगा, तो इनके नाम के पीछे आपको आयन प्रत्यय जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बंद आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 3 बंद इसमें देखने को मिलते हैं। इनके फार्मूला की बात की जाए तो CnH2n-2, देखिए इसमें -2 है, उसमें +2 था, और बीच वाले में कुछ भी नहीं है। सिंगल वाले में +2 था और डबल वाले के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ CnH2n था, और ट्रिपल वाले में क्या करना है, -2 कर देना है। तीनों फार्मूले एक जैसे मिलते जुलते हैं, एक बार में आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये भी कैसे होते हैं, तो ये भी होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनका सूत्र देखें तो जैसे कोई भी सूत्र उदाहरण के रूप में यहाँ C2H2 है, इसमें जितना कार्बन है उससे उतने ही यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकते हैं। और C3H4 को देखें तो यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या जो है वो थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो यहाँ पर इनकी विशेषताओं की बात की जाए रासायनिक रूप से ये बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। तीनों में सबसे ज्यादा सक्रिय ये होंगे, फिर डबल बंद वाला और सबसे कम सिंगल बंद वाला। मुख्य रूप से इनका उपयोग वेल्डिंग और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है। इनके अंदर जो होती है एडिशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर इन तीनों की यदि बात की जाए एक संक्षिप्त तालिका के रूप में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन सभी चीजों को एक साथ याद रख सकते हैं। एल्केन होते हैं सिंगल बंद वाले, एल्किन होते हैं कम से कम एक डबल बंद होगा, एल्काइंस होते हैं कम से कम एक ट्रिपल बंद इनमें देखने को मिलेगा। फार्मूले तीनों के इस प्रकार से हैं, ये इनके कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपने टॉपिक जो है जिसका आज हम क्वेश्चन आंसर जो है MCQ टाइप देखने वाले हैं, उनको आपने यहाँ पर एक झलक इनकी देखी है। अब हम चलते हैं इनके प्रश्न पर। अब प्रश्न पर जाने से पहले सबसे पहला फार्मूला प्रश्न आता है यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए नाम है N और पीछे N प्रत्यय लगा है CnH2n+2, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर उत्तर। आगे लेते हैं, जो एल्किन्स होते हैं इनमें कितने बंध होते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहां पर आता है एल्कीन में कितने पाई बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं। तो देखिए एल्कीन जो होता है इसमें कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन के अंदर हम बॉन्ड की बात की जाए तो इसमें एक कम से कम आपको डबल बंध देखने को मिलता है, और ये जो डबल बंध होता है यहाँ पर इसमें से एक बंध जो होता है वो सिग्मा होता है, और एक बंध जो होता है वो यहाँ पर पाई होता है। तो इन्हें सिग्मा और पाई बंध के रूप में भी जाना जाता है। तो एल्कीन में कितने पाई बंध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो कम से कम यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इथाइन किस श्रेणी का यौगिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस या फिर एरोमेटिक। देखिए इथाइन जो होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर होते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, एल्काइंस होगा। एल्काइंस इसे कहा जाएगा। आयन प्रत्यय यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे हैं, एल्काइन होगा। आगे प्रश्न आता है, एल्किन जो होता है इसमें मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रिया प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो एल्किन्स जो होते हैं ये क्रियाशील होते हैं, और इन्हीं के अंदर जो अभिक्रिया देखने को मिलती है वो मिलती है हमें एडिशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा उत्तर। एल्केन्स में सबसे प्रमुख अभिक्रिया कौन सी होती है। तो एल्केन्स के अंदर सबसे प्रमुख अभिक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो देते हैं ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है वो होती है, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनमें एडिशन जो होता है वो नहीं होता। सबसे सरल एल्काइंस कौन सा है। तो देखिए एल्काइंस की बात हो रही है, और सबसे सरल एल्काइंस जो होते हैं क्या होते हैं, जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बंध यहाँ पर होता, और ट्रिपल बंध के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना जरूरी है जिनके बीच में ये लग सकता है। अब यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर ये बन जाता है एथाइन, और इसी का
नाम होता है एथाइन। ये सबसे सरल यहाँ पर अल्काइंस जो रहेगा वो रहेगा। आगे लेते हैं कौन सा यौगिक यहाँ पर असंतृप्त है। तो देखिए असंतृप्त में हमारे एल्किन्स और एल्काइंस आते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो जो C2H4 होगा ये यहाँ पर एक यौगिक जो होगा ये असंतृप्त यहाँ पर रहेगा। आगे देखिए एल्किन में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जो है वो किसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो बात यहाँ पर एल्किन की हो रही है, और एल्किन में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन किसके द्वारा आसानी से हो सकता है, तो वो हो जाता है यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा आसानी से। यहाँ प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरीन्स होते हैं ये एल्किन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आगे एल्किन्स और एल्काइंस की पहचान के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए एल्किन एल्काइंस की पहचान करते हैं, और उसकी पहचान के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, और टेस्ट यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसके माध्यम से एल्किन एल्काइंस की पहचान जो होती है ये की जाती है। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं, डी कलराइज कर देते हैं, यानी कि उसको रंगहीन कर देते हैं, डी कलराइज कर देते हैं। ये टेस्ट जो होता है इनकी सहायता से किया जाता है। आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पर एथीन प्लस HBr मार्कोनी नियम के अनुसार यहाँ पर क्या बनेगा। तो जब हम यहाँ पर एथीन की और साथ में इसकी क्रिया कराते हैं HBr के साथ में, तो मार्कोनी नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए जब यहाँ पर इनकी हम क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अभिक्रिया जो होगी उसमें क्या चीज बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर जो है वो एथीन है, और एथीन की क्रिया जब हम करवाते हैं तो मार्कोनी नियम के अनुसार जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर डबल बॉन्ड जो होता है उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उस पर जुड़ता है। ये इसका नियम है। अब नियम को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रखना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पर नियम को यदि समझा जाए तो जब कोई भी असंतृप्त यौगिक होता है, चाहे वो एल्किन हो या फिर एल्काइन हो, उस पर असमान अभिकर्मक जुड़ता है तो हाइड्रोजन परमाणु H जो होता है उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन जुड़े हो, और अन्य भाग जो होता है उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें कम हाइड्रोजन जुड़े हो। तो यहाँ पर इसका एक उदाहरण लेते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मार्कोनी जो नियम है इसमें रिच गेट रिचर, यानी कि पहले से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर एक और H आकर के जुड़ेगा। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण के लिए यहां पर आप समझिएगा, एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए जाए कि यहाँ पर ये एक एल्किन्स है और जो CH2CH3 है। अब इसमें डबल बंद कहां पर है, तो डबल बंद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें डबल बंद है, और डबल बंद में कौन से कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इस पर हाइड्रोजन 1 है। तो अब कोई भी यहाँ पर जो HBr है या कोई भी हैलोजन वाला जो यौगिक होगा जब वो इसके साथ में आएगा तो ये हाइड्रोजन इस H पर जुड़ेगा, ये Br इस कम वाले पर आकर के जुड़ेगा। तो जैसे यहां पर रिएक्शन आपके लिए दे रखी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो H है ये यहां जाकर जुड़ा, Br जो है वो यहां जाकर जुड़ा। अब यहां पर देख सकते हैं CH3 पहले से था जो कि अपने आप में एक अलग ही था, और डबल बंद वाला जो कार्बन परमाणु है उसमें हाइड्रोजन किस पर ज्यादा था, तो वो था इस पीछे वाले पर। तो पीछे वाले पर क्या हो गया, अब CH3 हो गया, और Br कहां पर आकर जुड़ा है, तो वो यहाँ पर जुड़ा है। ये नियम जो है हमारा मार्कोनी नियम है। तो इसमें कहने की मतलब सीधी जो बात है, इस नियम के अनुसार यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये CH3 CH2 Br जो पहला विकल्प होगा ये हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं एल्काइन का ऑक्सीजन की अधिकता में दहन करने पर क्या बनता है। तो जब हम एल्काइंस की बात कर रहे हैं और एल्काइंस का जब यहां पर ऑक्सीजन की अधिकता में दहन किया जाता है तो यहां पर बनते हैं CO2 और H2। आगे अगला प्रश्न होता है कौन सा एल्केन नहीं जलता है। तो कौन सा एल्केन यहां पर नहीं जलेगा, तो जो नहीं जलेगा वो यहां पर
होगा C3H6। C3H6 जो है ये यहां पर एल्केन नहीं है, ये एल्कीन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमसे एल्केन पूछा था और ये है एल्कीन। आगे लेते हैं, अल्काइन में कितने बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं, आयन है, आयन में 3 बंध होंगे, 3 में यहां पर जो होते हैं, एक बंद इसमें सिग्मा होता है बीच वाला, ऊपर का पाई होता है, नीचे का पाई होता है। तो पाई कितने हुए, पाई यहां पर हुए 2, सिग्मा हुआ 1। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी। एल्केन का पहला सदस्य कौन सा है, तो एल्केन का पहला सदस्य यहां पर होता है मीथेन। तो मीथेन जो होता है जिसे हम CH4 कहते हैं, ये हमारा पहला सदस्य होता है। इथाइन प्लस H2 इज इक्वल टू एथीन, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इथाइन का सूत्र समझिएगा, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस प्रकार से होता है और प्लस हम इसमें H2 कर रहे हैं, तो यहां पर बन रहा है हमारे लिए एथीन, और एथीन जो होता है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे लिए एथीन है। अब इसमें और इसमें क्या हुआ ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन में से एक H इधर और एक H इधर आकर के जुड़ गया और ट्रिपल बॉन्ड जो था वो डबल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें एडिशन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों के साथ में जुड़ रहा है। आगे देखिए, एल्किन में HBr जोड़ने पर क्या नियम लागू होता है, तो हमने मार्कोव नियम जो था वो यहाँ पर देखा था और वही यहाँ पर होता है, जिसमें वो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर पहले से अधिक H हो। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, लसाइन टेस्ट जो है ये किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो लसाइन टेस्ट की यदि बात की जाए एल्केन, एल्किन, एल्काइन या अल्कोहल की, तो ये किया जाता है यहाँ पर एल्काइंस के लिए। तो यहाँ पर एल्काइंस जो होता है इसके लिए टेस्ट किया जाता है। टेस्ट को थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा समय हम इसमें नहीं देंगे क्योंकि हमारा समय बहुत ज्यादा इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बात की जाती है लसाइन टेस्ट की, तो लसाइन टेस्ट क्या होते हैं, तो लसाइन परीक्षण जो होते हैं, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके अंदर जब हम नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन की उपस्थिति की पहचान करते हैं उसके लिए टेस्ट जो होता है ये किया जाता है। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें जब नाइट्रोजन का पता लगाया जाएगा, इसमें नाइट्रोजन है क्या, सल्फर है क्या, क्लोरीन है क्या, ब्रोमीन है, आयोडीन है क्या, इनकी उपस्थिति यदि उसमें हमें पता करना है तो उसके लिए टेस्ट जो होता है ये किया जाता है। अब इसका टेस्ट का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि जो होते हैं ये सहसंयोजक रूप में होते हैं और इनका पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें पहले आयनिक रूप में बदलना पड़ता है और इसके लिए हम यौगिक को क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ में फ्यूज करते हैं। तो इसके लिए यौगिक रहेगा कार्बनिक यौगिक, उसे हम सोडियम धातु के साथ में फ्यूज करेंगे और जब फ्यूज करते हैं तो यहां पर सोडियम एक्सट्रैक्ट जो होता है जिसे हम लसाइन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं ये बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नाइट्रोजन होगा तो सोडियम के साथ में ये सोडियम साइनाइड बनाता है, सल्फर होगा तो सोडियम के साथ में ये Na2S बनाएगा, सोडियम सल्फाइड बनाएगा, हैलोजन के साथ में यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी बना सकता है। अब जो सोडियम फ्यूजन होता है, सोडियम फ्यूज हमने किया था, तो कार्बनिक यौगिक को जब हम सोडियम को फ्यूज करके पानी में डालते हैं तो जो प्राप्त विलयन होता है उसे हम लसाइन एक्सट्रैक्ट कहते हैं और इस पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण जो होते हैं वो किए जाते हैं। अब परीक्षण के लिए जो विधि होती है, जैसे नाइट्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए FeSO4 डालेंगे, फिर उबालेंगे, फिर ये जांचेंगे, फिर नीला रंग आता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें नाइट्रोजन जो है वो उपस्थित है। वैसे सल्फर के लिए यहाँ पर क्या होता है कि सल्फर के लिए कलर जो होता है बैगनी जामुनी आता है तो सल्फर उसमें उपस्थित होता है। इस प्रकार से ये टेस्ट जो होते हैं ये हम इसमें करते हैं। वहीं पर हैलोजन के लिए यहाँ पर क्रीम सफेद रंग का अवक्षेप जो होता है वो इसमें मिलता है। तो यहाँ पर ये अल्काइंस के लिए की जाता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव जो होगा वो देगा, तो यहाँ पर बात की जाए कौन सा यौगिक जो होगा टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो वो यहाँ पर रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसे हम कहते हैं इथाइन। अब टॉलेंस जो होता है ये क्या होता है, तो टॉलेंस को भी समझते हैं। देखिए टॉलेंस क्या होते हैं, टॉलेंस अभिकर्मक होता है एक प्रकार का, जिसे टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं और ये नाइट्रेट यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया का क्षारीय विलयन होता है। इन दोनों का
विलेन होता है और इसका उपयोग हम एल्डिहाइड की पहचान में करते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है। ये रजत दर्पण परीक्षण भी टालेंस अभिकर्मक की उपस्थिति में किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न इसका काफी महत्वपूर्ण बनता है। अब यहां पर बात की जाए, एथीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितनी होगी, तो यहां पर इसमें कौन सा होगा, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा या dsp2 होगा, तो इसमें जो संकरण होता है वो होता है sp2। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो होता है वो होता है इसमें संकरण। आगे इथाइन की कार्बन के साथ में यहां पर संकरण क्या होगा, कौन सा संकरण यहां पर होगा, इथाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो यहां पर sp3 है, sp2, sp या फिर dsp। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है वो होता है sp। आगे बात की जाए, यहां पर निम्न में से कौन सा यौगिक जो होगा ब्रोमीन वाटर को रंगहीन नहीं करेगा, तो जो रंगहीन नहीं करेगा वो होगा मीथेन, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, एल्केन है। सॉरी, मैंने एथीन पे लगा दिया, ये गलत है। मीथेन यहां पर हमारा उत्तर होगा, ये था हमारा एल्केन, और बाकी सभी जहां पर यहाँ एल्कीन और एल्काइंस के रूप में हैं। आगे प्रश्न आता है यहां पर एथीन प्लस KMnO4। अब इनसे क्या होता है, तो एथीन प्लस KMnO4 जो होते हैं कोल्ड और डाइल्यूट रूप में होंगे, तब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर डाइल्यूट ऑल जो होगा डाइऑल वो बनेगा। अब यहां पर कैसे बनेगा डाइऑल, तो आप देख रहे हैं CH2 यानी कि आपके पास में CH2 जो है वो OH, ये एक, और ऐसे ही यहां पर दो CH2 OH, जो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसी कहते हैं हम यहां पर डाइऑल। तो ये डाइऑल के रूप में यहां पर बनेगा। आगे लेते हैं, एल्केन का कौन सा सदस्य गैस नहीं है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, गैस यहां पर कौन सा नहीं होगा, तो देखिए यहां पर जब कार्बन की संख्या आपकी C1 से लेकर के C4 तक होती है, तो ये सभी जो होते हैं ये गैस होते हैं, जैसे कि CH4 होगा, C2H6 हुआ, ऐसे करते करते आप कार्बन की संख्या 4 तक पहुंचेंगे, ये सभी गैस होते हैं। और कार्बन की संख्या जब 5 से ऊपर होने लगे, समझिएगा कि वो द्रव और ठोस रूप में होने लगते हैं, जितनी ज्यादा संख्या वैसा उसका रूप। तो यहाँ पर गैस नहीं है, तो गैस नहीं है, 4 से नीचे तक के जो होंगे वो यहाँ पर गैस होंगे, और जो 4 से ऊपर का होगा, 5 से ऊपर का होगा, वो यहाँ पर द्रव या ठोस होगा, तो वो होगा C6H14। आगे है टू ब्यूटाइन का IUPAC नाम यहाँ पर क्या रहेगा, तो इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम यहाँ पर होता है ब्यूट-2 आयन, IUPAC नाम है इसका ये। आगे देखिए, मार्केनिव नियम का अपवाद कब होता है, तो मार्केनिव नियम को हमने समझा था, और ये नियम फेल हो जाता है पैरोक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर पैरोक्साइड की उपस्थिति में ये नियम अपवाद बन जाएगा। एल्केन का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक स्रोत क्या होता है, तो एल्केन के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक स्रोत की बात की जाए तो वो होता है पेट्रोलियम। आगे प्रश्न है, एथीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, और इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। एथीन की बात हो रही है, एथाइन की नहीं, ध्यान रखिएगा। एथीन जो होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और इसमें डबल बंद है, तो एक बंद यहाँ पर सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो यहाँ पर एक पाई एक सिग्मा है ना, और 3 जब होते हैं तो उसमें 2 पाई एक सिग्मा होता है, तो यहाँ पर संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 1। इथाइन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या वो भी होगी 1, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर इथाइन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है। आगे लेते हैं, एथीन से एथेन बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो एथीन से जब एथेन बनता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है हाइड्रोजनीकरण जो होती है वो कहलाती है, जिसमें हमने हाइड्रोजन का एक योग जो था वो देखा था। ब्रोमीन वाटर का रंग क्या होता है, तो ब्रोमीन वाटर का रंग जो होता है लाल भूरा, इसका रंग जो होता है वो होता है। एल्किन से डाइऑल बनाने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने एक अभिक्रिया देखी थी जिसमें हमने KMnO4 के साथ में रिएक्शन देखी थी, और उसमें ऑक्सीकरण उसमें किया था, जिसमें डाइऑल जो था वो बना था। तो यहाँ पर KMnO4, इथाइन का दहन करने पर कौन सी ज्वाला जो है वो होती है, कैसी होती है, तो यहां पर जब इथाइन का दहन किया जाता है तो इसमें पीली धुएंदार ज्वाला जो होती है वो होती है।
अब ध्यान रखिएगा, जब असंतृप्त आप यौगिक जो होंगे वो अधजले कार्बन के कारण से ऐसे रंग जो होते हैं वो दिया करते हैं। एथेन का क्लोरीनीकरण जो होगा वो किस प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया होगी? तो एथेन का क्लोरीकरण जो करते हैं हम, वो होती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। एल्काइंस की अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है? तो एल्काइंस की अम्लीय प्रकृति का कारण जो होगा वो क्या होगा? तो इनमें जो होते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की उच्च s कैरेक्टर्स जो होती है उसके कारण से इनकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। जब sp ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर 50% क्या होता है? यहाँ पर s 50% जो होता है p होता है, तो इसलिए H जो होता है वो अधिक एसिडिक होता है। प्रोपीन प्लस HCl मार्कोनी नियम से, और इसके ऊपर हम देख चुके हैं, ये कर चुके हैं। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर उत्तर हमारा जो बनेगा वो बनेगा पहला विकल्प, जिसमें CH3, CHCl और CH3। एल्किन्स को पहचानने के लिए सबसे सरल परीक्षण कौन सा है? तो एल्किन्स को पहचानने के लिए सबसे सरल परीक्षण हमारा जो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। मीथेन का सबसे बड़ा औद्योगिक उपयोग क्या है? तो ईंधन के रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर है, और ये प्राकृतिक गैस का घटक भी माना जाता है। आगे लेते हैं, एथीन से अल्कोहल बनाने की अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर एथीन से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं, और ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, ओजोनोलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ओजोनोलिसिस का उपयोग जो है वो किया जाता है एल्केन की पहचान, डबल बॉन्ड की स्थिति का पता करने, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या पता करने, या फिर हाइड्रोजन को जोड़ने में। तो ओजोनोलिसिस से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं जिनसे डबल बॉन्ड की स्थिति का पता चलता है। तो डबल बॉन्ड की स्थिति का पता करने के लिए ओजोनोलिसिस का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे प्रश्न लेते हैं, एल्काइंस का कौन सा सदस्य सबसे अधिक एसिडिक है? तो यहाँ पर एल्काइंस के सदस्य की बात की जाए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर एसिडिक होगा तो वो होगा हमारे लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम इथाइन भी यहाँ पर कहते हैं। ब्यूट 1N प्लस HBr, यहाँ पर देखिएगा पैराक्साइड लिखा हुआ है। तो पैराक्साइड में आपने देखा है कि पैराक्साइड में क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनी नियम जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, उसका अपवाद यहाँ पर रहेगा। हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो होती है ये एक प्रकार की रिडक्शन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। एथीन को पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया जो होती है वो की जाती है या अभिक्रिया कहलाती है? तो उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये एथीन जो होते हैं मोनोमर के साथ में जुड़ करके पॉलीथीन बनाते हैं। एल्केन की घुलनशीलता जो होती है वो कैसी होती है? तो एल्केन की घुलनशीलता की बात की जाए तो ये होती है जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील ये होते हैं। एथीन का क्लोरीनीकरण जो है किस प्रकार के उत्पाद देता है? तो एथीन का क्लोरीनीकरण जो होता है वो एक ही प्रकार के उत्पाद जो है वो देता है। आगे बात की जाए, ट्यू ब्यूटीन के ज्यामितीय समावेश कितने होंगे? तो यहां पर इसके समावेश जो होते हैं वो होते हैं 2। एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए कौन सा उत्प्रेरक जो है वो उपयोग में लाया जाएगा? तो हम इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे एल्कीन में, तो इसके लिए प्लेटिनम या निकेल उत्प्रेरक जो होते हैं ये इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है, इथाइन को एसिटिलीन गैस भी क्यों कहा जाता है या क्यों इसे कहते हैं? तो यहां पर बात की जाए, एसिटिलीन गैस भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रंगीन होती है, क्योंकि ये वेल्डिंग में प्रयोग होती है, मीठी गंध वाली होती है, तरल होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। और इथाइन जो होती है जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, ये ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयोग होती है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक रासायनिक रूप से क्रियाशील होता है? तो रासायनिक रूप से क्रियाशील की बात की जाए तो हमने 3 प्रकार के देखे थे, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस थे। सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा एल्काइंस, उसके बाद होगा एल्कीन और सबसे कम होगा एल्केन्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे इनके 50 प्रश्न जो एमसीक्यू रूप में थे। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।